दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब प्रॉब्लम तब आ जाती है जब ऐसी कोई स्कीम को स्ट्राइक डाउन किया जाए और गवर्नमेंट के ही ऑर्गन एक दूसरे को अपोज करना स्टार्ट कर दें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रेसिडेंट ऑफिस की, मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन की, मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के अपने जजमेंट्स की। आज हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है, कैसे चली थी, क्यों खत्म हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को क्या ऐसा बोला कि एसबीआई ने उसको करने से इवन मना कर दिया। ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं एसबीआई की तरफ से जो ऑलमोस्ट इरेलेवेंट है। एंड फाइनली जब एक वर्डिक्ट आता है और फाइनली सब कुछ डेटा हमारे सामने होता है तो फिर कोई ना कोई अदर ऑफिस लाइक प्रेसिडेंट ऑफिस भी इंटरवेन करता है और उस डेटा को रोक देता है। आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का क्या मतलब है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप मेरे साथ एक एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट पे मैं लिखता हूं कि इतने इतने रुपए एफडी के तौर पे मैंने वहां जमा किए हैं, इस डेट के बाद आप उसको इन कैश करवा सकते हैं। और मैं लिख के आपको दे देता हूं, आप किसी बैंक में जाते हैं और ये देते हैं कि देखो डेट आ चुकी है, आप मुझे ये पैसा दे दो। समथिंग लाइक जैसे चेक होता है कि आप मुझे चेक काट के दे दो सेल्फ के नाम का, मैं जाऊंगा और उसको कैशिफाई कर लूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर कॉर्पोरेट्स है, कॉर्पोरेट कुछ फंड जमा करेंगे एसबीआई बैंक के अंदर और एक आपका इलेक्टोरल बॉन्ड बनाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी को जाके सबमिट कर देंगे। पॉलिटिकल पार्टी की जब भी इच्छा होगी वहां से जाके एसबीआई से पैसे निकाल सकता है। ये प्रोसेस होता है इलेक्टोरल बॉन्ड का। क्यों लेके आया गया? 2019 की बात है। गवर्नमेंट का कहना यह था कि करप्शन बहुत ज्यादा होता है, ब्लैक मनी इलेक्शन में इन्वॉल्व होती है, बेटर होगा इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए जाएं ताकि फायदा मिलेगा, व्हाइट मनी इलेक्शन के अंदर यूज होगी और एक ट्रैकिंग हो पाएगी, लोगों के सामने फ्री एंड फेयर सिस्टम होगा, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई जाती है। ठीक है। अब ये स्कीम जो है नोटिफाई तो हुई थी 29 जनवरी 2018 को, और उसके बाद में ये स्ट्राइक डाउन मतलब 2019 से ये फुल फ्लैश स्कीम काम कर रही थी। और अब फरवरी 15 2024 को सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर देते हैं और कह देते हैं कि ये स्कीम अब इरेलीवेंट है, ये स्कीम अब काम नहीं करेगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट 15 फेब को एसबीआई को ये नोटिफिकेशन देते हैं, एसबीआई को एक ऑर्डर पास करते हैं। उस ऑर्डर में कहा जाता है कि भाई आप जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से पैसा इनकैश हुआ है उसकी डिटेल पब्लिक में पेश करेंगे। कैसे करेंगे? इलेक्शन कमीशन को देंगे, इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे वो डिटेल्स डालेंगे। तो सवाल ये था कि भाई गवर्नमेंट तो लेके आई फ्री एंड फेयर सिस्टम के लिए, ब्लैक मनी को मिनिमाइज करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एसबीआई को कि भाई हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम एनालाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सब आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 इसको वायलेट करती है। दूसरा, क्या आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर जब हम इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, वहां पे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन था वेदर द राइट टू प्राइवेसी और डोनर इज वैलिड टू द ग्राउंड ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द आरटीआई, कि डोनर की इंफॉर्मेशन भी यहां पे छुपाई जा रही थी, कौन पार्टी को पैसा दे रहा हमें नहीं पता लगता था, तो वहां पे भी प्रॉब्लम हुई। इसके अलावा अनलिमिटेड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन क्या एक कंपनी कर सकती है? क्या एक कॉर्पोरेट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अनलिमिटेड कंट्रीब्यूशन कर सकता है? ये भी कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ये ऐसे क्वेश्चन थे जो सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किए। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला एसबीआई को कि भाई आप थोड़ी इंफॉर्मेशन हमें दो, डिटेल्स दो, इसके बारे में क्या क्या डिटेल प्रेजेंट करनी है, आपको ये लिस्ट देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बोला पहली आपको ये बताओगे कि कोई भी बॉन्ड था उसका डेट ऑफ परचेज क्या था, दूसरा किसने परचेज किया और उसका डिनोमिनेशन क्या था, कितना अमाउंट था उसके ऊपर। दूसरी साइड आप ये भी शेयर करोगे एवरी बॉन्ड एनकेश बाय द पॉलिटिकल पार्टी, की कौन सा बॉन्ड किस पॉलिटिकल पार्टी ने एनकेश किया। नेक्स्ट आप बताओगे कि डेट क्या थी जिसके ऊपर उससे बेसिकली उसको एनकेश किया गया। नेक्स्ट डिनोमिनेशन क्या था बॉन्ड का, वो भी आप बताओगे। तो मतलब आप ये बताओगे कि बायर कौन था, ठीक है, आपका बॉन्ड परचेज किसने किया, और इधर की तरफ उसको कैशिफाई किसने किया, ये दोनों डिटेल आपको देनी है। कब बोला है? 15 फरवरी को। प्रोसेस चलता चला जाता है। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है और लास्ट डेट दी जाती है एसबीआई को 12 मार्च की। 12 मार्च आप बताओगे हमें। 12 मार्च की डेट आती है और एसबीआई मना कर देता है कि हमारे पास अभी डिटेल नहीं है, आप हमें थोड़ा और टाइम दीजिए। ठीक है। और टाइम जब मांगा जाता है, हालांकि सबसे पहले 6 मार्च डेट दी थी, फिर एसबीआई टाइम मांगता है, सुप्रीम कोर्ट टाइम दे देता है और 12 मार्च की डेट सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि आज शाम 5 बजे तक आपकी डिटेल्स आ जानी चाहिए, आपके कोई अदर जो है आपको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा।
एसबीआई का कहना था हमें एक्सटेंशन चाहिए और वो भी जून तक का एक्सटेंशन चाहिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट साफ साफ इसके लिए मना कर देता है। अब अगर मना ही कर दिया, सुप्रीम कोर्ट एक एपेक्स कोर्ट है, डेफिनेटली एसबीआई को बात माननी थी और एसबीआई ने ये डेटा इलेक्शन कमीशन को सबमिट किया। अब सबमिट हो गया तो टाइम ये आ जाता है, अब टाइम ये आ गया कि मार्च 15 5 PM तक इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी वेबसाइट पे ये सारा डेटा अपलोड करे, ताकि लोगों को पता लगे कि एक्चुअली क्या चल रहा है इस स्कीम के अंदर, किस पार्टी को किस कॉर्पोरेट के थ्रू कितनी फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है। तो ठीक है, फ्री एंड फेयर सिस्टम नजर आ रहा है यहां पे। तो अब प्रॉब्लम आती है क्या, सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हैं और उस लेटर में ये लिखा जाता है कि ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना की जाए। और उसका कारण क्या बताया जाता है, ये बोला जाता है कि देखो इस तरीके से अगर डिटेल शेयर की जाएंगी तो कॉर्पोरेट्स का विक्टिमाइजेशन होगा। यस, हो सकता है, क्योंकि एक कॉर्पोरेट, मान लो ए कॉर्पोरेट है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर रहा था। अब अगर वो डिटेल पब्लिक में जाती है, कल को जब सरकार बदलती है या कोई सरकार दूसरी सरकार से नाराज हो जाती है, उस केस में उस कॉर्पोरेट के साथ विक्टिमाइजेशन हो सकता है। हो सकता है ओवर रेगुलेशंस, हो सकता है किसी अदर जो बॉडीज हैं, हमारी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, उनका उनके अगेंस्ट यूज किया जाए, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, मिंडलाइजेशन तो किया जा सकता है। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है जो कि बार एसोसिएशन देते हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफिस इसमें इंटरवेन करता है और ये डिटेल अभी के लिए रोक दी गई है। सवाल अब ये है कि क्या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहीं ना कहीं जाके धुंधला हो जाता है, या फिर ये एक जेन्युइन केस था कि रियल में वेंडलाइजेशन तो हो सकता है, विक्टिमाइजेशन तो हो सकता है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट्स डोनेट कर रहे होंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को चिढ़ती भी है और डेफिनेटली नीचा दिखाने की कोशिश भी करती है। और उस केस में जब सरकार बदलेंगी तो हो सकता है एक पार्टी दूसरी पार्टी को, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी, क्योंकि कितने सालों में इंडिया की डेमोक्रेसी मेंटेन है, आने वाले टाइम पे भी मेंटेन होने वाली है, रहेगी, तो सरकार तो बदलती रहेंगी। तो क्या ये विक्टिमाइजेशन का आर्गुमेंट जेन्युइन है या फिर नहीं। दूसरा, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी भी है इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए जो आरटीआई से हमें पता लगी। क्या पता लगता है, 90% ऑफ बॉन्ड जो सोल्ड सो फार हुए हैं वो सिर्फ 5 सिटीज में ही हुए हैं। कौन सी सिटीज हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई, ठीक है। इन सिटीज के अंदर 90% आपके बॉन्ड सोल्ड आउट हुए हैं। दूसरा, बेंगलुरु जो कि अकाउंट करता है 2% ऑफ द टोटल सेल, मतलब बॉन्ड जो परचेज किया गया, सेल किया गया, वो सिर्फ 2% बेंगलुरु अकाउंट करता है, जो कि हम क्या कहते हैं, टेक कैपिटल ऑफ इंडिया है। मतलब वहां पे तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, मतलब वहां से फंडिंग कम आ रही है। मुंबई हाईएस्ट कंट्रीब्यूट करता है 26.16%। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज, मुंबई बॉन्ड परचेज तो कर रहा है, कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, लेकिन जब एनकेश करने की बात आती है तो फिर वहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड को रिडीम नहीं किया जाता। सिर्फ 1.5% ही बॉन्ड मुंबई में रिडीम किए गए हैं, राइट। तो मतलब रिडीम करने का डेटा कुछ और कहता है। रिडेम्पशन क्या कहता है, 64.55% दिल्ली में रिडेम्पशन हुआ है, हैदराबाद में सेकंड और फिर कोलकाता में थर्ड। तो आप इससे ये समझ सकते हो कि किन पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा पैसा मिला होगा, किनको कम मिला होगा। एसबीआई जो है उनको डिटेल फर्निश करनी थी डेफिनेटली, कब से कब तक की, 12 अप्रैल 2019 से लेके 15 फरवरी 2024 तक की डेट्स देनी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। मार्च 6 एक्सटेंशन मिला, 12 मार्च फिर से एक्सटेंशन की डिमांड हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, उन्होंने डेटा दे दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यह डेटा पब्लिक में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। अब एक और सवाल कि सर दूसरे देशों में क्या चलता रहता है, क्या दूसरे देशों में भी ऐसे कोई एक्ट है। जी हां, बिल्कुल एक्ट है ऐसे, जैसे यूरोपियन यूनियन की रेगुलेशन है पब्लिसिटी एक्ट, इलेक्शन एंड रेफरेंडम एक्ट 2000। इसके अंदर बताया जाता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक डेफिनेट अमाउंट से ज्यादा डोनेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती और अपना सोर्स बताना पड़ेगा। ऐसे ही फ्रांस ने तो ऑल फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग 1995 से ही बैन कर रखी है। इसी तरीके से अगर ब्राजील और चिली की बात की जाए तो कॉर्पोरेट डोनेशन जो है वो बैन है आफ्टर सीरीज ऑफ करप्शन स्कैंडल्स आए थे। मतलब कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल पार्टीज का जो नेक्सस है या गवर्नमेंट का है वो शायद दूर दूर तक नहीं होना चाहिए, ये तो यहां से ही पता लगता है। अब वी डोंट नो कि इंडिया में क्या होना चाहिए। द इंपॉर्टेंट थिंग इज आपकी क्या राय है, ये जो डेटा आया है इसको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे डालना चाहिए या फिर ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव की जा रही है, ये पहले एक्ट कुछ और कहता था अब कुछ और कह रहा है, तो वो एक काइंड का इनजस्टिस होगा, या फिर हमें टोटली ही जो कॉर्पोरेट फंडिंग है उसको हटा देना चाहिए। इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज माय इंस्टा हैंडल, यू कैन फॉलो मी ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।